Hello students, here we will discuss 3 marks questions from chapter number 15, Biodiversity and Conservation. This is question number 1. यहाँ आपको एक ग्राफ दिया गया है जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को शो कर रहा है. आपको आंसर करना है. पार्ट ए, नेम द नेचुरलिस्ट who studied the kind of relationship shown in the graph and write the observations made by him. German naturalist and geographer Alexander von Humboldt studied this relationship between species richness and area explored, and he observed that within a region, species richness increased with increase in explored area. किसी भी रीजन में जैसे जैसे हम ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करते जाते हैं वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती जाती है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट. इनफैक्ट यह ग्राफ जो एरिया और स्पीशीज रिचनेस के बीच में ड्रॉ किया गया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है किसी भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए, चाहे वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हों या फिर बर्ड्स, बैट्स या फ्रेश वाटर फिशेस हों, जैसे कि ग्राफ ए में शो किया गया है. लेकिन अगर इसी ग्राफ को लॉग स्केल पर ड्रॉ करें तो यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जैसे कि ग्राफ बी में शो किया गया है. क्वेश्चन 1 पार्ट बी, राइट द सिचुएशंस एज डिस्कवर्ड बाय द इकोलॉजिस्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ z lies between number 1 0.1 and 0.2 and number 2 0.6 and 1.2, and what does z stands for? Z stands for slope of line or regression coefficient. Now, answer of number 1 part. Ecologists discovered that value of Z lies between 0.1 and 0.2 regardless of the taxonomic group or the region. चाहे वो कोई भी ब्रिटेन में पाए जाने वाला प्लांट हो या कैलिफोर्निया में पाए जाने वाले बर्ड्स हों या न्यूयॉर्क में पाए जाने वाले मोलस्क हों, सभी केसेस में स्लोप ऑफ लाइन सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, और सभी केसेस में z की वैल्यू 0.1 एंड 0.2 के बीच में होगी. नाउ नेक्स्ट आंसर इज नंबर 2. व्हेन वैल्यू ऑफ z लाइज बिटवीन 0.6 एंड 1.2 देन द स्लोप ऑफ लाइन इज मच स्टीपर. जितना ज़्यादा z की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा स्लोप स्टीप होगा. नाउ पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, when would the slope of line B become steeper? किस सिचुएशन में B लाइन का स्लोप स्टीप होगा? The slope of line B would be much steeper when we analyze species area relationships among very large area like the entire continent. जितना ज़्यादा एक्सप्लोर्ड एरिया होगा, जैसे कि पूरा एंटायर कॉन्टिनेंट को ले लीजिए, उतना ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी और उतना ही ज़्यादा स्टीपर स्लोप होगा. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डाला गया है. बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के 3 मेन रीजंस हैं. नंबर 1, नैरोली यूटिलिटेरियन, जो बहुत ही ऑब्वियस है. हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, लाइक वी गेट फूड, we get fibers, firewood, medicines, etc. नंबर 2, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में वो सारी सर्विसेज हैं जो नेचर प्रोवाइड करते हैं हमें थ्रू इकोसिस्टम, लाइक इट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस. बी, इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, जिसके बिना फ्रूट्स और सीड्स हमें नहीं मिल सकते हैं. नंबर सी, वी गेट एस्थेटिक प्लेजर ऑल्सो, जैसे फ्लावर्स को वॉच करना और लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ अ बुलबुल. All this give us pleasure. Third, ethical arguments. यह हमारी मॉरल ड्यूटी है कि जो बायोलॉजिकल लीगेसी हमें मिली है उसकी केयर करें और नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें. क्वेश्चन 3 पार्ट ए, राइट एनी 3 इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ बेस्ड ऑन द करंट अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंट्री. Based on the current available species inventory, the 3 interesting aspects about the biodiversity are: number 1, जितनी भी species recorded हैं उसमें से 70% animals हैं and plants comprise no more than 22% of the total.
नंबर 2, एनिमल्स में भी देखिए 70% इंसेक्ट्स की स्पीशीज हैं। एमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप। नंबर 3, फंगाई की स्पीशीज का नंबर भी देखिए वर्ल्ड में कितना ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन कंबाइंड स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फिबियंस, reptiles and mammals. Now, part B of the question, why prokaryotes are not given in any figure of the diversity? प्रोकैरियोट्स की स्पीशीज कितनी हैं इसकी कोई क्लियर कट एस्टिमेशन नहीं है, बिकॉज कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। और इसके अलावा बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं माइक्रोब्स की जिन्हें कल्चर नहीं किया जा सकता लेबोरेटरी कंडीशंस में। दैट इज वाई प्रोकैरियोट्स आर नॉट गिवन एनी फिगर ऑफ द डाइवर्सिटी। क्वेश्चन 4, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर 1 IUCN रेड डेटा लिस्ट 2004। IUCN का फुल फॉर्म नोट कीजिए पहले, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड IUCN रेड डेटा लिस्ट 2004 documents the extinction of 784 species of plants and animals, जिसमें से 338 vertebrates हैं, 359 invertebrates हैं and 87 plants की species included हैं। Number 2, state importance of hotspots in biodiversity conservation। Hotspots वो regions हैं जहाँ species richness एंड एंडेमिज्म बहुत हाई है। एंडेमिज्म का मीनिंग है कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ उसी एरिया में पाई जाती हैं और कहीं नहीं मिलेंगी, एंड दीज स्पीशीज आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज। सो हॉटस्पॉट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। दस, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स कुड रिड्यूस द मास एक्सटिंक्शन बाय अबाउट 30%। इन एरियाज को प्रोटेक्ट करके हम एक्सटिंक्शन को 30% कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप नोट कीजिए, देयर आर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, एंड आउट ऑफ दीज 34, 3 आर इन इंडिया। दीज आर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयाज। क्वेश्चन 5, indiscriminate human activities such as alien species invasion, fragmentation and habitat loss have accelerated the loss of biodiversity. Justify by taking one example of each. Biodiversity loss human activities के कारण काफ़ी accelerate हो चुका है, जैसे कि number 1, invasion by alien species. When alien species are introduced for whatever purposes in an area, some of them turn invasive and cause extinction of indigenous species. For example, जब नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया इन ईस्ट अफ्रीका, तो लेक में रहने वाली किकलिड फिशेस की 200 स्पीशीज से ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो गई। नंबर 2, फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस, यह भी एक मेजर रीज़न है स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का। When large habitats are fragmented, तो मैमल्स एंड बर्ड्स जिन्हें लार्ज एरिया चाहिए सर्वाइवल के लिए, और कुछ एनिमल्स जो माइग्रेट करने वाले हैं, वो सीवियरली अफेक्टेड हो जाते हैं एंड लेड टू डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। इसके अलावा टोटल लॉस ऑफ हैबिटेट डिप्राइव्स मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ देयर होम्स एंड दे फेस एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज का हैबिटेट है, उन्हें काटा जा रहा है लगातार सोयाबीन्स को कल्टीवेट करने के लिए, या फिर उन्हें ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट करने के लिए फॉर रेजिंग बीफ कैटल। सो इन दिस वे मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Question 6. The tropical regions are likely to have more biological diversity than the temperate ones. Give 3 reasons to justify the statement. अगर हम ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स को कंपेयर करें तो ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके रीजन्स हैं, नंबर 1, स्पेसिएशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, नई स्पीशीज़ को इवॉल्व होने के लिए टाइम चाहिए, और टेम्परेट रीजन्स में फ्रीक्वेंटली ग्लेशिएशन होता रहता है, जबकि
tropics have been undisturbed and hence longer time to evolve more species. Number 2, ट्रॉपिकल रीजन्स में एनवायरनमेंट भी रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है, मोर प्रेडिक्टेबल होता है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन्स, और स्पेसिएशन को इसी तरीके का कांस्टेंट एनवायरनमेंट चाहिए. हेंस मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स. Number 3, there is more solar radiations available in the tropical regions, जिससे प्रोडक्टिविटी वहाँ ज़्यादा होती है और इनडायरेक्टली ट्रॉपिकल रीजन्स में स्पीशीज डाइवर्सिटी भी ज़्यादा पाई जाती है. क्वेश्चन 7, राइट 6 एडवांटेजेस ऑफ ex-situ कंजर्वेशन. ex-situ कंजर्वेशन अप्रोच में थ्रेटेंड स्पीशीज को नेचुरल हैबिटेट से निकालकर स्पेशल सेटिंग्स में प्रोटेक्ट किया जाता है और इसके एडवांटेजेस हैं. नंबर 1, थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर. नंबर 2, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो वाइल्ड में तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन दे कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन द ज़ूलॉजिकल पार्क्स. नंबर 3, थ्रेटेंड स्पीशीज के गेमिट्स को वायबल कंडीशंस में लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है बाय यूजिंग क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक्स. Number 4, eggs can be fertilized in vitro and plants can be propagated using tissue cultures. Number 5, different genetic strains के seeds को seed banks में preserve किया जा सकता है for longer period of time. And number 6, to save endangered or threatened plants from extinction, they are kept in botanical gardens. Question 8, Part A, what exactly is stability for biological community? Stability for biological community is number 1, अगर biological community stable होगी तो उसमें बहुत कम variations देखने को मिलेंगी productivity में. Stable community should not show much variations in productivity from year to year. Number 2, it must be resistant to natural or man-made disturbances. Stable biological community पर natural या man-made disturbance का कोई effect नहीं होगा. And number 3, it must be resistant to invasions by alien species. Now, part B of the question, stability of community depends on its species richness. Write, how did David Tillman show this experimentally? बायोलॉजिकल कम्युनिटी की स्टेबिलिटी उसकी स्पीशीज रिचनेस पर डिपेंड करती है और इकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं जितनी ज़्यादा स्पीशीज होगी एरिया में उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में. एंड दिस वाज कंफर्म्ड बाय डेविड टिलमैन हु डिड एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स एंड शोड दैट नंबर 1, जिन प्लॉट्स में ज़्यादा स्पीशीज थी दे शोड less year to year variations in total biomass. And number 2, he also showed that increased diversity contributed to higher productivity and this led to the stability in the community. Question 9, Part A, what was the name of historic convention of biological diversity held in Rio de Janeiro in 1992 and what was its objective? The name of this historic convention on biological diversity was Earth Summit, where all nations were called upon to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. Part B, where and when the World Summit held and what was its aim? In the follow-up of Earth Summit, the World Summit on Sustainable Development was held in 2002 in Johannesburg, South Africa, जिसमें 190 countries ने participate किया था and pledged their commitment to achieve by 2010 in the significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global level, at regional level and at local levels. Question 10. Co-extinction is one of the cause of loss of biodiversity. Explain it with the help of suitable examples.
को एक्सटिंक्शन का मीनिंग है कि जब कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उससे एसोसिएटेड प्लांट और एनिमल स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. When a species becomes extinct, the plant or animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. For example, number 1, when a host species becomes extinct, then its unique assemblage of parasites also meet the same fate. Number 2, in case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to the extinction of the other. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.